नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है और जो अन्य भर्तियां होने वाली हैं उन सभी भर्तियों को ध्यान में रखते हुए फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स ऑप्टिक्स उसके बारे में पढ़ेंगे और ये इसका तीसरा क्लास है। और आज ये आपका पहला टॉपिक फिजिक्स का ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाश की पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर और लेंस को लेंस ही बोला जाता है। और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज ये आपका ऑप्टिक्स टॉपिक का अर्थात प्रकाशिकी टॉपिक का अंतिम क्लास है, ठीक है। और अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड साइंस क्लास फिजिक्स करके बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ आप जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 क्लास अपलोड किए हैं, ये तीसरा क्लास है। अब अच्छे से इस थ्योरी क्लास को करिए और इन्हीं सब क्लास के रिगार्डिंग फिर रात को मैं आप लोग को एमसीक्यू कराता हूँ, ठीक है। चलिए तो आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश के विवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं जी? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए दर्पण को आपका मिरर बोलते हैं और आपका लेंस को लेंस ही बोला जाता है आपका इंग्लिश में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। आज पूरा जानेंगे मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। हालांकि प्लेन मिरर था, समतल दर्पण के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने पूरा समतल दर्पण के बारे में बताया था, महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखिएगा। चलो तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का विवर्तन अर्थात डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो अच्छे सुनिएगा। प्रकाश का विवर्तन किसे कहा जाएगा? देखो, जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्णया धारदार सतह से टकराती है। जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्णया धारदार सतह से टकराती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। अपने मार्ग से क्या होती है जी? मुड़ जाती है। तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। अर्थात प्रकाश किरण का किसी तीक्ष्ण धारदार सतह से टकराकर मुड़ने की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखना, आपका प्रकाश किरण का अर्थात प्रकाश किरण का किसी तीक्ष्ण धारदार सतह किसी तीक्ष्ण या धारदार सतह या बोल सकते हैं किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना को मुड़ने की घटना को क्या कहा जाता है? आपका प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका तीन जो आपका फीचर्स होते हैं लाइट के, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, ये तीनों को अच्छे ध्यान रखना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। अगर परावर्तन की बात करते हैं तो क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदर सतह पर टकराती है तो उसी माध्यम में वो वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इससे पहले वाले क्लास में सब चीज़ को मैंने पढ़ाया हुआ है। विवर्तन किसे कहेंगे? तो जब प्रकाश किरण किसी तीक्ष्ण या धारदार सतह से टकराती है या किसी अवरोध से टकराती है तो क्या हो जाती है? जब कब मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने की इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। सभी बातों को आपको याद रखना है। आगे आपको समझ में चले तो ये मैंने बता दिया प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ गया तो बनना चाहिए आपसे,
ठीक है। प्रकाश का किसी चिकने या पॉलीदार सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश का किसी तीक्ष्ण या धारदार सतह से या अवरोध से टकराकर मुड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन होता क्या है? तो देखो, जब श्वेत प्रकाश को, है ना, मैं पहले परिभाषा लिख दे रहा हूँ। देखो, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है ना। तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाता है? आपका विभक्त हो जाता है, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। तो इसी घटना को प्रकाश के इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। याद रखना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, है ना, वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। जैसे देखिए, चलिए इसको मैं डायग्राम से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये हमने बनाया, एक प्रिज्म बनाया, ये हमने क्या बना दिया? एक प्रिज्म बना दिया। ठीक है, एक प्रिज्म हो गया। अब ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म में क्या हो रही है? एक श्वेत प्रकाश किरण इसमें इंटर करी, है ना। ये क्या आपका श्वेत प्रकाश किरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइट रे, है ना। श्वेत प्रकाश किरण को इस प्रिज्म से हम लोग गुजारेंगे। अब गुजारने के बाद क्या होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है ना, श्वेत प्रकाश होता है, ये क्या करेगा? ये याद रखना, जो श्वेत प्रकाश होगी ना, अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है? जो आपका विभक्त हो जाती है। 3, 4, 5, 6 और ये आपका 7। ठीक है, देखो यहाँ आपका केवल एक ही प्रकाश था, श्वेत प्रकाश था। जब इसको हमने प्रिज्म से गुजारा तो क्या हुआ? ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो गया। इसी घटना को प्रकाश का क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपन। इसी को क्या बोलते हैं जी? प्रकाश का क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपन। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। ठीक है, अब इसका क्रम कैसा रहेगा? इसका क्रम कैसा रहेगा? ध्यान रखना, बैजानी हपी नाला। ठीक है, बैजानी हपी ना ला, मतलब सबसे नीचे कौन सा रंग का प्रकाश होगा? बैंगनी रंग का प्रकाश, उसके बाद जामुनी का, उसके बाद नीला का, नीला के बाद हरा का, हरा के बाद पीला का, पीला के बाद नारंगी, नारंगी के बाद आपका लाल। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन से रंग का वर्ण विक्षेपन सर्वाधिक होता है? तो आपको ध्यान रखना है बैंगनी रंग का। देखो, बैंगनी रंग सर्वाधिक मात्रा में क्या हो गई है? विचलित हो गई है। ध्यान रखना, तो कौन से रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है या विचलन सर्वाधिक होता है? तो आप बताओगे बैंगनी रंग, है ना। तो यहाँ पास मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट बैंगनी रंग का। ठीक है, बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ध्यान रखना है कि लाल रंग के प्रकाश का विचलन डेविएशन, इंग्लिश से इसको डेविएशन बोलते हैं, विचलन को। तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। अब ये विचलन मतलब क्या? देखो, आपका कौन सा कलर ज़्यादा टिल्ट हुआ है? जैसे प्रिज्म से हमने गुजरा तो बैंगनी रंग ज़्यादा टिल्ट हुआ है, इसका विचलन ज़्यादा हुआ है, इसका डेविएशन ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जी, है ना। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आशा कर रहा हूँ ये दोनों चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रकाश का विवर्तन किसे कहेंगे? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहा जाएगा? जब श्वेत प्रकाश किसी तीक्ष्ण या धारदार सतह से टकराती है या किसी अवरोध से टकराती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? आपका मुड़ जाती है। इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विवर्तन।
फिर मैंने बोला कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होगा, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब उस केस में वो जो श्वेत प्रकाश होता है वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। तो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मैंने बता दिया। और कौन से रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है, तो आपको बैगनी रंग का, या बोल सकते हैं विचलन किसका सर्वाधिक होता है, तो बैगनी रंग का। और किसका सबसे कम होता है, तो आपको बताना है लाल रंग के प्रकाश का सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने किसके बारे में पढ़ लिया, देखिए है ना, हमने किसके बारे में पढ़ लिया, हम पढ़ लिए किसके बारे में, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है हमारा हो गया, है ना। उसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये भी मैंने करा दिया। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे दर्पण और लेंस के बारे में। किसके बारे में जी, आपका दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अब पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में, दर्पण के बारे में। आपका दर्पण क्या होता है, चलो देखिएगा। अब एक नया टॉपिक मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ, दर्पण। और दर्पण को आपका इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, मिरर के नाम से। किस नाम से, मिरर के नाम से जानते हैं। बेसिकली देखा जाए तो आपका दर्पण होता है, बेसिकली देखा जाए तो दर्पण आपका दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है जी, आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दर्पण, पहला आपका अवतल दर्पण, पहला क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जी आपका उत्तल दर्पण, पहला अवतल दर्पण और दूसरा आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं इसको, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, इसको कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानते हैं। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, मिरर की बात हो रहा है। अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण, दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। और ये जो दर्पण है किस प्रकार का दर्पण है, ये आपका स्फेरिकल दर्पण है, स्फेरिकल दर्पण। ये स्फेरिकल दर्पण है, मतलब गोली दर्पण है, ठीक है, गोली दर्पण। ये किस प्रकार के दर्पण है जी, दोनों आपका गोली दर्पण है। तो अगर आपसे पूछेगा कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, है ना, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो आपका इससे पहले मैंने समतल दर्पण प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा दिया है। इसके पहले वाले पार्ट में आपको प्लेन मिरर के बारे में पूरा चीज़ें मिल जाएंगी, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देखिएगा। 7 से 8 पॉइंट बताए थे मैंने प्लेन मिरर के बारे में। अब ये क्या है आपका गोली दर्पण। तो गोली दर्पण के आपका दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण। अब देखिए अच्छे से समझिएगा, जैसे कि ये एक आपका स्फेरिकल है, अर्थात एक गोला है। अब मैंने क्या किया, इस गोला को मैंने से दो भागों में काट दिया, दो भागों में मैंने विभाजित कर दिया। अब दो भागों में विभाजित किया और इस भाग को ले रहा हूँ मैंने, ये भाग को लिया ऐसे, इस भाग को लिया। इस भाग को लेने के बाद में इसके बाहर में मैंने क्या किया, सिल्वर का लेयर चढ़ा दिया, सिल्वर की कोटिंग कर दिया। अब ये किसका निर्माण हो गया, अवतल दर्पण का निर्माण हो गया। अब जो ये भाग बचा, इस भाग को भी ले रहा हूँ, तो मैंने इस भाग को लिया और इस भाग को लेने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर में मैंने सिल्वर की ऐसे कोटिंग कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी आपका उत्तल दर्पण कहलाएगा ना। तो ये अवतल दर्पण का चित्र हो जाएगा और ये आपका उत्तल दर्पण का चित्र हो जाएगा। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को आपका कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब अवतल दर्पण के बारे में जो पॉइंट बताऊंगा आप लोग को मेरे साथ याद करते चलना है। जो अवतल दर्पण होता है ना, आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। ये क्या होता है आपका कन्वर्जिंग, ये क्या होता है जी, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर अर्थात ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को, अर्थात ये प्रकाश किरणों को एक जगह क्या करता है, इकट्ठा करता है। एक जगह क्या करता है, इकट्ठा करता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, तो आप बताओगे कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, है ना। अब देखते हैं अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। देखो इसका उपयोग आपका सोलर फर्नेस में, है ना, सोलर भट्टियों में इसका प्रयोग होता है, पहला चीज़। दूसरा, इसका प्रयोग गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। कहाँ करते हैं जी, गाड़ियों के हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा, और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, सेविंग मिरर में। सेविंग मिरर मतलब जो दाढ़ी वगैरह जो बनाते हैं ना, वो उसमें जो मिरर का प्रयोग होता है, तो वहाँ भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग और कहाँ किया जाता है, याद रखना आपका डेंटिस्ट लोग, है ना, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और चौथा आपका सर्च लाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ और कहाँ और कौन करते हैं, जो आपका नाक कान और गले के जो डॉक्टर होते हैं, ये भी क्या करते हैं, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब देखो
यहाँ पास मैंने लिखा कि आपका डेंटिस्ट लोग और नाक कान गले के डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है। ये क्या करता है, आपका वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है। ठीक है, वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या करता है, वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है। तो क्या क्या बता दिया, देखो जो अवतल दर्पण होता है, कॉन्केव मिरर होता है, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिसारी दर्पण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिसारी दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, एक अभिसारी दर्पण होता है, अर्थात ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। कहने का तात्पर्य देखो, जैसे कि ये आपका अवतल दर्पण है, ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब मैं प्रकाश किरणों को इसमें लाऊंगा, है ना, जब अवतल दर्पण में प्रकाश किरणों को डाला जाता है तो प्रकाश किरण को अवतल दर्पण क्या करेगा, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, तो अवतल दर्पण इस प्रकाश किरण को एक पॉइंट में क्या कर देता है, फोकस कर देता है, संकेंद्रित कर देता है। यही चीज़ तो मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देखिए मैंने लिखा है कि प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। मतलब जब प्रकाश किरणों को अवतल दर्पण में डाला जाता है तब ये अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग सोलर फर्नेस में, देखो सोलर फर्नेस में करेंगे। जब प्रकाश किरण एक जगह इकट्ठा होगा तो इसका इंटेंसिटी हाई हो जाएगा, फिर इसका प्रयोग आपका किसी चीज़ को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो फर्नेस में इसका प्रयोग करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखना, साइड व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। फिर मैंने क्या बताया, सेविंग मिरर में जो आपका दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ डेंटिस्ट लोग इसका प्रयोग करते हैं, सर्च लाइट में इसका प्रयोग करते हैं, किसी चीज़ को ढूंढना होता है ना, तो उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ नाक कान और गले के डॉक्टर के द्वारा भी किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और याद रखना, जो अवतल दर्पण है किसी वस्तु का एक ऐसा इमेज बनाता है, ये आपका बड़ा बनाता है। कैसे बनाता है, बड़ा बनाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग, ये आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। डाइवर्जिंग मिरर मतलब इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण। क्या बोलेंगे जी, अपसारी दर्पण। अब ये अपसारी दर्पण क्या होता है, मतलब ये आपका मतलब उत्तल दर्पण है, ये करता क्या है, ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर करता क्या है, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है। क्या करता है, प्रकाश किरणों को, ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, ये आपको याद रखना है। जबकि अवतल दर्पण क्या कर रहा था, प्रकाश किरणों को एक पॉइंट में इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैलाएगा। देखो उत्तल दर्पण के सामने कोई प्रकाश किरण आई है ना, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। अब जैसे उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण आएगी पड़ेगी तो क्या कर देगी, जो उत्तल दर्पण होगा प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देती है। क्या करती है, फैला देती है। इसलिए मैंने बोला ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, अपसारी दर्पण होता है, प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, और आपका जो उत्तल दर्पण है ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा इमेज, वस्तु का छोटा इमेज बनाता है। इसलिए इसका प्रयोग आपका साइड रियर व्यू है ना, साइड रियर व्यू आपका जो मिरर होता है गाड़ियों में पीछे को देखने के लिए जो मिरर का प्रयोग करते हैं, वहाँ किसका प्रयोग होता है, उत्तल दर्पण में। क्यों, क्योंकि वस्तु का छोटा इमेज बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका प्रयोग और कहाँ होता है, आपका जो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट है ना, स्ट्रीट लाइट मतलब चौराहों में जो आपका लाइट लगे होते हैं, चौराहों में लाइट क्या करते हैं, जो लगे होते हैं वो प्रकाश को फैलाते हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे सबको समझ में वापस एक बार सुनिए मैंने क्या क्या बताया। मैंने भी आप लोग को बताया दर्पण के बारे में, स्पेशली स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया, क्योंकि प्लेन मिरर के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया आप लोग को। तो जो स्फेरिकल मिरर होता है, गोली दर्पण, ये आपका दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और आपका उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कॉन्केव मिरर बोलते हैं, जबकि उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण के बारे में मैंने बताया कि यह एक अभिसारी दर्पण है, मतलब कन्वर्जिंग मिरर है, ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। जबकि उत्तल दर्पण क्या आपका डाइवर्जिंग मिरर है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने बोला कि अवतल दर्पण वस्तु का बड़ा इमेज बनाता है, कि उत्तल दर्पण क्या बनाता है, छोटा इमेज बनाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर फर्नेस में, गाड़ियों के हेडलाइट में, सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट के द्वारा, सर्च लाइट में और नाक कान गले के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। जबकि उत्तल दर्पण का प्रयोग आपका साइड रियर व्यू मिरर में करते हैं। साथ ही साथ आपका स्ट्रीट लाइट है ना, जो चौराहों में जो लाइट लगे होते हैं वहाँ भी किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ हमेशा से ध्यान रखना, जो आपका दर्पण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जो दर्पण होते हैं, दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, जब को कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो दर्पण होता है प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ठीक है। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदर सतह से टकराती है, टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, उसका परावर्तन हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो दर्पण प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, आपको याद रखना है। जिस प्रकार से मैंने मिरर अर्थात दर्पण के बारे में आप लोग को बता दिए। अब चलिए दर्पण के बाद अब हम लोग पढ़ते किसके बारे में, लेंस के बारे में, है ना। दर्पण के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जो आपका लेंस के बारे में। चलिए अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लेंस के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेंस के बारे में देखिए, लेंस आपने देखा होगा बेसिकली जो आपका लेंस होता है ये बेसिकली आपको दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला होता है आपका अवतल लेंस, पहला जो आपका अवतल लेंस और दूसरा होता है आपका उत्तल लेंस और आपका उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस और आपका उत्तल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कानकेव, इसको कानकेव लेंस के नाम से जानते हैं। और उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, कानकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। चलो इसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, किसको आपका कानकेव लेंस बोलते हैं और किसको आपका कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ठीक है, एक सेकंड ना, किसको कानकेव और किसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। देखिए अब जो अवतल लेंस होता है, कानकेव लेंस होता है, इसका डायग्राम कैसे होगा, इस प्रकार से इसका डायग्राम रहेगा। देख रहा हूँ, इस प्रकार से इसका डायग्राम रहता है, किसका, जो आपका कानकेव किसका लेंस का। और कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, ये है ना। अब देखो जो अवतल लेंस होता है ये क्या आपका बीच में पतला है। देखो ये बीच में क्या है, जो आपका पतला है, ये बीच में पतला है। और किनारों पर क्या, देखो किनारों पर मोटा है, किनारों पर क्या है आपका मोटा है, किनारों पर मोटा है। जबकि जो उत्तल लेंस होता है ये क्या, देखो बीच में मोटा है, ये क्या है आपका बीच में मोटा। जबकि किनारों पर क्या, देखो किनारों पर क्या है, पतला है। ये किनारों पर क्या है, जो आपका पतला है, बीच में मोटा है लेकिन किनारों पर क्या है आपका पतला है, ये आपको दिख रहा होगा। तो एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, मतलब कॉन्केव लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है, आपका किनारों पर पतला और क्या होता है, बीच में आपका मोटा होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, देखो ये आपका अवतल दर्पण है ना, अवतल सॉरी लेंस है, दर्पण तो हो गया था, लेंस है, ये अवतल लेंस है। जब अवतल लेंस में क्या करेंगे, प्रकाश किरण को ऐसे आपतित करवाते हैं। और ये मैंने बना दिया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो जो आपका अवतल दर्पण में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण को, सॉरी दर्पण बोल दिया जी, आपका लेंस। अवतल लेंस में हमने प्रकाश किरण को आपतित कराया। तो ये अवतल लेंस क्या करती हैं, प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देती है। क्या कर देती है, फैला देती है। लेंस की बात करें ना, लेंस क्या करती है, फैलाती है। लेकिन दर्पण क्या कर रहा है, देखो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, लेकिन अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं अवतल लेंस को, है ना, आपका कॉन्केव लेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ध्यान रखना, मैं जब लेंस की बात करूंगा तो अवतल लेंस को आपका डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, उसी प्रकार ध्यान रखना जो आपका ये है ना अवतल दर्पण, इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। देखो अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, लेकिन अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। लेंस और दर्पण ध्यान रखना क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, देखिए उत्तल लेंस है ना। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल लेंस। तो देखो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। जब उत्तल लेंस में कोई प्रकाश किरण आती है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या करती है, जो उत्तल लेंस क्या करती है, उस प्रकाश किरणों को पर्टिकुलर एक पॉइंट में क्या कर देती है, फोकस कर देती है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट में क्या करती है, फोकस करती है, संकेंद्रित करती है। मतलब ये किस प्रकार का लेंस है, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है। ध्यान रखना, मतलब आपका जो उत्तल लेंस क्या होता है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, मतलब प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। ध्यान रखना, ये क्या कर रहा है, ये आपका प्रकाश किरणों को एक जगह क्या कर रहा है जी, इकट्ठा कर रहा है। ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, ये आपको याद रखना है। आगे सबको समझ में। जबकि ये प्रकाश किरणों को फैला रहा है, कौन सा लेंस, अवतल लेंस। जबकि उत्तल लेंस प्रकाश किरण को एक जगह इकट्ठा करता है। लेकिन दर्पण में अपोजिट होता है। दर्पण में जो अवतल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है और उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को फैलाएगा। लेकिन लेंस के केस में अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को फैलाएगा और उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। सभी बातों को अच्छे से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, और याद रखना जो आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस का प्रयोग आपका किस में करते हैं, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, है ना, मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो मायोपिया के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आपका दूर दृष्टि दोष, याद रखना दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष
हाइपरमेट्रोपिया ना, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आपका उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु अच्छे से दिखता है लेकिन दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु अच्छे से दिखता है लेकिन आपका निकट की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का और आपका निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। याद कैसे करोगे, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, ये दो नाम आपको याद रखना है, अनिल और उदय। अनिल और उदय, तो अ से क्या होगा अवतल लेंस और नी से आपका निकट दृष्टि दोष, उ से क्या होगा उत्तल लेंस और द से क्या होगा दूर दृष्टि दोष, है ना। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आशा कर रहा हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि हमारे आँख में कैमरे में, है ना, हमारे आँख में कैमरे में प्रोजेक्टर के साथ साथ आपका प्रोजेक्टर के साथ साथ दरवाज़ों में कौन से लेंस का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, हमारे आँख में कैमरे में प्रोजेक्टर में दरवाज़ों में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है जी, आपका उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया, हमारे आँख में कैमरे में प्रोजेक्टर में दरवाज़ों में कौन से लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सभी बातों को आपको याद रखना है ना। वापस एक बार सुनेंगे। लेंस के बारे में मैंने बताया, पहला अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉन्केव लेंस बोलते हैं जबकि उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है जबकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक जगह संकेंद्रित करता है। अवतल लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है जबकि उत्तल लेंस बीच पे मोटा और किनारों पर क्या होता है, आपका पतला होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि मैंने बताया था जो दर्पण होता है वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, उसी प्रकार जो आपका लेंस होता है, लेंस होता है आपका लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। जो लेंस होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है जबकि जो आपका मिरर होता है, दर्पण होता है, वो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है ना दर्पण और आपका लेंस में, तो क्या पूछ रहा है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। दर्पण के बारे में पूछ रहा है कि लेंस के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको लेंस के बारे में बता दिया, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। चलिए अब एक अंतिम टॉपिक है आज का, फिर आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, इसको याद करने का बढ़िया तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है जी। देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, बस 5 मिनट क्लास और है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण की बात हो रहा है ना। अब देखो मैंने क्या बनाया, यहाँ पास मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया। ये आपका क्या है, जब आपका अवतल दर्पण इसी प्रकार से होता है। ये अवतल दर्पण इसके बाद मैंने बना दिया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। और इस पॉइंट को मैं बोलूँगा, ये जो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को क्या बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा पी अर्थात पोल। इसको बोलते हैं पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैंने क्या पॉइंट दिया, यहाँ मैंने किया, ये आपका पोल हो गया। पोल के बाद ये क्या होगा आपका, ये आपका फोकस पॉइंट हो गया। फोकस के बाद आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। फोकस के बाद ये क्या होगा, जब आपका वक्रता त्रिज्या, ये क्या है आपका वक्रता त्रिज्या। और इस पॉइंट को हम लोग मान रहे हैं इन्फिनिटी अर्थात अनंत। ये कौन सा पॉइंट है आपका, अनंत पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है आपका, अनंत पॉइंट है। ठीक है, देखो क्या लिखा, जो लिखा मैंने आपस लिख रहा हूँ। देखो पी मतलब क्या होता है आपका पोल मतलब क्या होता है आपका ध्रुव होता है। ठीक है, उसके बाद एफ मतलब क्या होता है आपका फोकस होता है। ठीक है, और सी मतलब क्या होता है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। सी मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, सी मतलब वक्रता केंद्र जी, है ना। सी मतलब वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र हो जाएगा, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ये वक्रता केंद्र है। और ये क्या आपका, ये इन्फिनिटिव है, ये आपका अनंत है। ठीक है, अब किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, एक तरफ मैं लिख रहा हूँ आपका वस्तु की स्थिति, मैंने क्या लिखा, वस्तु की स्थिति। एक तरफ मैंने लिखा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिखा, प्रतिबिंब की स्थिति। और एक तरफ मैंने लिखा उसका प्रकृति और एक तरफ मैंने लिखा उसका आकृति। ठीक है, आकृति। अब देखिए इसको याद कैसे करना है।
अब मैं क्या करूँगा, मैं वस्तु को, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट था तो वस्तु को सबसे पहले मैंने अवतल दर्पण के सामने में वस्तु को मैंने अनंत पर रख दिया। पहला कहाँ रखा, अनंत पर। दूसरा मैंने कहाँ रखा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। सी मतलब क्या है, वक्रता केंद्र। दूसरा ऑब्जेक्ट को मैंने रखा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरा ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, वक्रता केंद्र में रखा। चौथा ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, चौथा वस्तु को, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, फोकस में रख दिया। और छठवा को मैंने क्या किया, ये पोल और आपका फोकस के बीच में छठवा वस्तु को, छठवा ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया। अब किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, अवतल दर्पण के सामने में कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखा है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो देखो वस्तु की स्थिति आपने कहाँ कहाँ रखा है, वस्तु को लिख दीजिए। पहला कहाँ आपका, देखो पहला अनंत पर आपने वस्तु को रखा है। दूसरा कहाँ रखा है, ये दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आपने रखा है। तीसरा आपने कहाँ रखा है, देखो वक्रता केंद्र में। तीसरा आपने वस्तु को कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पे रखा है। चौथा आपने कहाँ रखा है, देखिए चौथा आपका ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है ना। चौथा क्या आपका, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आपने रखा है। पांचवा आपने कहाँ रखा है, देखिए वस्तु को पांचवा कहाँ आपका, ये फोकस में। पांचवा आपने कहाँ रखा है जी, फोकस में। पांचवा आपने रखा है फोकस में रखा है, ठीक है। पांचवा आपने कहाँ रखा है ये बताइए, पांचवा आपने रखा है कहाँ आपका, फोकस में। कहाँ रखे हो, फोकस में रखे हो। एक सेकंड ना, पांचवा आपने कहाँ रखा है, फोकस में। कहाँ चला गया यार, एक सेकंड ना, इसको देख लेते हैं। वो पेज हमारा कहाँ चला गया, अरे वो पेज तो मिट गया क्या। एक सेकंड वापस से उसको, हाँ ये देखो पांचवा हमने कहाँ रखा है, आपका फोकस में रखा है। पांचवा कहाँ रख दिया हमने, फोकस में। और छठवा ये ध्रुव और फोकस के बीच में है ना। छठवा इधर मैं लिख रहा हूँ ऊपर में, छठवा मैं कहाँ रख रहा हूँ, देखो आपका ये ध्रुव और फोकस के बीच में, या फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में ये मैंने 6 स्थान पे रख दिया पूरा वस्तु को। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने मैंने वस्तु को अनंत पर रखा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर वक्रता केंद्र में रखा, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, फिर फोकस में रखा, फिर आपका पोल और फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। अब इन सबका इमेज क्या बनेगा, इन नंबर को याद रखिए, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे याद करना है। नीचे से आप लोग को नंबरिंग करना है, आपको नीचे से नंबरिंग करना है। अब कैसे याद रखोगे नीचे से नंबरिंग, मतलब देखो नीचे से नंबरिंग मतलब कैसे, पांचवा के बाद इसको पहला दीजिए, ये पहला हो गया। इसको आप दूसरा दीजिए, ये आपका तीसरा हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा, और ये आपका पांचवा हो जाएगा, है ना। देखो मैंने क्या बताया, वापस इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके अच्छे से प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। ये पहला हो गया, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। पहले हमने वस्तु को रखा 1 2 3 4 5, फिर पांचवा के बाद नीचे से मैं इसको पॉइंट दे रहा हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब यहाँ से देखिएगा अब किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अगर आपसे पूछेगा कि यदि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखा है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो ये पहला नंबर को पहला नंबर से मिलाना है। तो जब आपका अनंत में रखेगा वस्तु, तो पहला नंबर में क्या आ रहा है, फोकस, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब आपका अनंत में रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है पहला चीज। दूसरा, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तब उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट को दूसरा पॉइंट से मिला दीजिए, दूसरा पॉइंट आ रहा है। तो दूसरा पॉइंट किसके बीच में है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर आप वस्तु को रख दोगे तब उसका प्रतिबिंब किसके बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने वस्तु को अवतल दर्पण के सामने में कहाँ रख दिया, वक्रता केंद्र में रखा, तो ये तीसरा पॉइंट है। अब नीचे से देखो तीसरा पॉइंट कौन सा, इसी तीसरा पॉइंट यही आ रहा है। तो अगर वस्तु को आप वक्रता केंद्र पे रखोगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चौथा देखो, चौथा आपने कहाँ रखा है, आपने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा है वस्तु को, देखो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो चौथा पॉइंट इधर देखिए, ये चौथा पॉइंट आ रहा है, और चौथा पॉइंट किसके बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र, है ना। तभी इस केस में चौथा केस में कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में,
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जब फोकस में आपने रखा है, पांचवा पॉइंट का आपका फोकस, आपने फोकस में रखा है, तो पांचवा पॉइंट इधर क्या है आपका अनंत। तो जब आप वस्तु को फोकस में रखोगे तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पे। उसका इमेज कहाँ बनता है, जब आपका अनंत में। जब फोकस में रखोगे तब उसका इमेज कहाँ बनता है, आपका अनंत में बनता है। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद देखो, आप फोकस और ध्रुव, ये क्या है आपका, ये फोकस है और ये आपका ध्रुव। जब फोकस और ध्रुव के बीच आप वस्तु को रखते हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यही बस तो थोड़ा ध्यान रखना है, दर्पण के पीछे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब सबके प्रकृति की बात करता हूँ। सबके प्रकृति याद रखना, सबका प्रकृति पांचवा नंबर तक, पहला से पांचवा तक आपका वास्तविक क्या होगा, आपका वास्तविक हो जाएगा। दूसरा का भी वास्तविक बनेगा, तीसरा का भी आपका वास्तविक बनेगा, मतलब रियल। चौथा का भी आपका वास्तविक बनेगा, वास्तविक है ना। और पांचवा का भी क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक। और छठवा का क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, मतलब क्या बनेगा, आभासी। क्या बनेगा जी, आपका आभासी बनेगा। दर्पण के पीछे मतलब आभासी बनेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, अनंत पर रखोगे वस्तु को तो भी उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखोगे तो भी वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखोगे प्रतिबिंब तो भी वास्तविक बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे तो भी वास्तविक बनेगा। फोकस पर रखोगे तो भी वास्तविक बनेगा। लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और इसका आकृति कैसा होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा। पांचवा नंबर तक पूरा उल्टा याद रखना है। पांचवा नंबर तक उल्टा, पहला का उल्टा, दूसरा का उल्टा, तीसरा का उल्टा, चौथा का उल्टा और पांचवा का उल्टा। पांचवें नंबर तक आपको उल्टा याद रखना है। और छठवां में क्या बनेगा, सीधा बनेगा। छठवां में क्या होगा, आपका सीधा। बस ये छठवां वालों को बस थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब तो आपका सेम ही है ना। आगे सबको समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं। अवतल द्वारा प्रतिबिंब की रचना वापस सुनेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, यदि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर रखा है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो ये अनंत पर है तो इसका पहला नंबर इधर से मैच करिए। तो अनंत पर रखिएगा तो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। अगर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो दूसरा नंबर यहाँ आ रहा है, तो किसके बीच बनेगा, उसका इमेज वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र में है तो उसको इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र में बनेगा। यदि कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। और यदि कोई वस्तु फोकस में है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और यदि कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तब उसका इमेज कहाँ बनेगा, आपका दर्पण के पीछे बनेगा। सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। और पांचवा तक का सबका प्रकृति उल्टा होगा और छठवां में उसका प्रकृति आपका क्या होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। ये आपको याद रखना है। आगे सबको समझ में, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को पूरा बता दिए लाइट के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में। आशा कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। इस सबसे पहले अभी हमने पढ़ा किसके बारे में जी, देखो स्टार्टिंग से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने प्रकाश का विवर्तन पढ़ा, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फिर मैंने वर्ण विक्षेपण के बाद पढ़ा आप लोग को दर्पण के बारे में। उसके बाद लेंस के बारे में पढ़ाया। लेंस के बाद मैंने आप लोग को बताया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की रचना। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो आपका प्रकाश है ना, वो आपका ड्यूअल नेचर शो करता है, द्वैत प्रकृति शो करता है। देखो, प्रकाश है वो एक कण की तरह भी काम करता है, एक कण की भांति भी व्यवहार करता है, और दूसरा एक तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। जो प्रकाश है कण की तरह भी व्यवहार करता है, पार्टिकल की तरह, और आपका एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, ठीक है। ये सभी बातों को ध्यान रखना है। और प्रकाश एक किस प्रकार का तरंग है पूछेगा तो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश के आपका एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। सभी बातों को याद रखना है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ ये क्लास आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्टिक्स वाला टॉपिक खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। और रात को आप लोग जुड़िएगा सब, है ना, क्योंकि रात को हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।